आज ये मेरा सीडीपी का तीसरा वीडियो है। मेरा एक प्रयास हुआ था, पहले सोच रहा था कि एक ही वीडियो में सीडीपी हो जाए, परंतु वो नहीं हो पाया। मैं 2 वीडियो इसकी आपको सेंड कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। एक वीडियो और बनाऊंगा तो 4 वीडियो में आपका पूरा सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे अगर आपने चारों वीडियो बहुत अच्छे से देख लिए तो देखिए, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बुद्धि के बारे में। जो सीटेट में बुद्धि में जो क्वेश्चन पता किए जाते हैं, जहाँ जहाँ से पता किए जाते हैं, मैंने उन्हीं मुद्दों की ये चर्चा की है। वैसे तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, बुद्धि क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ बुद्धि क्या है। बुद्धि क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाया। और ये बुद्धि शब्द को लेकर मनोवैज्ञानिकों में सदैव मतभेद रहा है। मतलब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसी मतभेद को दूर करने के लिए अंग्रेज मनोवैज्ञानिकों की एक सभा 1910 में हुई, अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों की एक सभा 1921 में हुई, विश्व के मनोवैज्ञानिकों की एक सभा 1923 में हुई, परंतु कोई भी नहीं बता पाया कि बुद्धि में क्या सम्मिलित है। यानी कि स्मृति, मोटर और क्या है कि भाषा, संवेदनशीलताएं सम्मिलित है या नहीं है, कोई नहीं बता पाया। आज तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं बुद्धि के बारे में। अगर हम भारतीय मनोविज्ञान की ओर दृष्टि करते हैं तो हमारी दृष्टि उपनिषदों पर जाकर केंद्रित होती है। उपनिषद में है एक ऐतरेय उपनिषद, उसमें एक मंत्र दिया गया है, संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि धृति मति मनीषा जुति स्मृति संकल्प ऋतु असु काम व सर्वाणी वेतानिक प्रज्ञान से नाम देहानी भवंती। इस मंत्र में जाके हमें बुद्धि के बारे में मिलता है, परंतु इस मंत्र का सीटेट से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक तो मैं आपसे सिर्फ बुद्धि की बात कर रहा था। अगर मैं बोलता ही रहूं तो बुद्धि चैप्टर ही 2 दिन में बोलने में समाप्त होगा, परंतु मुझे यहाँ उन मुद्दों की चर्चा करनी है जो आपकी एग्जाम में आते हैं। तो देखो, बुद्धि जो होता है एक सामर्थ्यों का समुच्चय होता है। किसका? सामर्थ्यों का समुच्चय होता है। हमारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, मतलब बहुत सारी सामर्थ्य होती हैं। सामर्थ्य का ही एक ये समुच्चय होता है। एक बात ध्यान रखनी है आपको, बुद्धि बहुआयामी है, इसके बहुत सारे आयाम होते हैं। ये बात गार्डनर ने कही थी, ठीक है। बुद्धि बहुआयामी है। उसके बाद देखिएगा, ये 2 बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है कि बुद्धि जो है एक सामर्थ्यों का समुच्चय है और बुद्धि बहुआयामी है। उसके बाद देखो, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। मैंने यहां बिने के कारक सिद्धांत की चर्चा नहीं की है, स्पेयरमैन की नहीं की है, थॉर्नडाइक की नहीं की है, थर्स्टन की नहीं की है, गिलफोर्ड की भी नहीं की है। बट क्योंकि वहां से क्वेश्चन कभी पता नहीं करते, वो क्वेश्चन जो आता है बुद्धि में हमेशा आता है गार्डनर का पता करता है या वो गोलमैन का पता करता है। तो इसलिए मैंने चर्चा ये की है, परंतु कहोगे तो मैं लिख दूंगा साइड में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था, तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। देखिए, मैं आपको बताऊं, बुद्धि के बारे में पता करने के लिए लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की, जो मनोवैज्ञानिक थे। और जैसे कि रिसर्च करने के बाद में थॉर्नडाइक ने बताया था कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, थर्स्टन ने बताया था बुद्धि 7 प्रकार की होती है, कैली ने बताया था बुद्धि 9 प्रकार की होती है। तो मतलब अलग अलग प्रकार उन्होंने बताए। अब मैं आपसे एक बात बताता हूं, इन्होंने कहा कि बहुबुद्धि सिद्धांत, ध्यान देने की जरूरत है। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, देखिए, किसी दुर्घटना में हमारे मस्तिष्क का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है और कुछ भाग शेष बचता है, ठीक है। दुर्घटना में हमारे मस्तिष्क का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है और कुछ हिस्सा बच जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बुद्धि के कई भाग होते हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया
तो कहता नहीं है यार एक्सीडेंट से पहले मुझे याद था, सब कुछ होता था, परंतु एक्सीडेंट के बाद दिक्कत होने लगी है। तो इसका मतलब होता है बुद्धि के कई भाग होते हैं। तो इसी प्रकार जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं सभी में अलग अलग मानसिक क्षमता पाई जाती है। कैसे? रामानुजम एक गणितज्ञ थे, उनका आपने नाम सुना होगा। तो रामानुजम जो थे वो गणित में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे और बाकी विषय में इंटर की कक्षा में वो मतलब फेल हो गए थे, अनुत्तीर्ण हो गए थे, और गणित में उन्होंने 100% अंक प्राप्त किए थे और गणित के वो जो है एकदम से बिल्कुल अपार प्रतिभाशाली थे, अपार धनी थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। तो अलग अलग क्षमताएं पाई जाती हैं, किसी का गणित ठीक है, किसी का भूगोल अच्छा है, किसी का कुछ ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा, इन्होंने एक 1983 में 1983 में एक किताब थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें इन्होंने बहुबुद्धि की चर्चा की थी। जो अपनी चर्चा की थी इस बुक में की थी। इन्होंने 7 कारक बताए थे बुद्धि के। कितने बताए थे? 7 कारक बताए थे। और ये जो कारक होते हैं, 7 कारक जो होते हैं, ये आनुवंशिक नहीं होते, वंशानुक्रम नहीं होते, यानी कि एकदम से हेरेडिटी वंशानुक्रम है। ये 7 कारक एक वातावरण में, एक समाज में विशेष प्रशिक्षण द्वारा विकसित होते हैं। ये जो कारक होते हैं एक समाज में विकसित होते हैं और मतलब एक वातावरण में विकसित होते हैं, ठीक है। और विकसित भी कैसे होंगे? प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। ये नहीं है कि हमारे जो बिल्कुल वंश से मिल गया वही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। भाषाई बुद्धि, जो 7 कारक देखिएगा। भाषाई बुद्धि का मतलब क्या होता है? जब हम अपने विचारों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, और जिस व्यक्ति में बुद्धि होती है उसका वोकैबुलरी पर एकदम कमांड होती है और वो शब्दों को जोड़ने में दक्ष होता है, योग्यता होती है, शब्दों को जोड़ देता है। और ये बुद्धि किस में पाई जाती है? शिक्षक में, अधिवक्ता में, लेखक में, कवि में, पत्रकार में, ये जो है बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताया था उन्होंने तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। देखो, जिन व्यक्तियों में तर्क करना, यानी कि जो व्यक्ति गुणा भाग प्लस माइनस शीघ्रता से हल कर लेते हैं, उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। और ये बुद्धि वैज्ञानिक और गणितज्ञ में पाई जाती है। वो पता कर लेते हैं इस बात को भी कि किस में पाई जाती है बुद्धि, वैज्ञानिक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, कुछ भी इस तरह से। इन बातों को जरूर आप ध्यान रखें। उसके बाद देखिए स्थानिक बुद्धि, स्पार्शियल इंटेलिजेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है संसार का प्रत्यक्षीकरण करने। पहले जैसे हमने संसार को देखा, फिर उसका पुनर्निर्माण किया अपने ढंग से। किसी भी, जैसे हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं, फिर हम कहते हैं भाई इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा होना चाहिए था। इसका मतलब है संसार को देखना, प्रत्यक्षीकरण करना और उसमें फिर परिवर्तन करना। ये पाई जाती है मूर्तिकार में। जैसे मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाता है पहले, फिर उसका प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर उसमें वो चेंज करता है। ये जहाज के चालक में पाई जाती है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले संसार का प्रत्यक्षीकरण करना, फिर उसमें परिवर्तन करना। आप लोग भी कहते हो कहीं चले जाओ, जैसे कि मॉल चले जाओ, वेब चले जाओ, ताजमहल देखो, अरे यार उसको देख लिया, देखने के बाद आप क्या सोचते हो? इस मतलब इसमें ये परिवर्तन होना चाहिए था। तो ये बुद्धि उसमें पाई जाती है। उसके बाद दृष्टिमूलक स्थानिक बुद्धि, विजुअल स्पार्शियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये बुद्धि क्या होती है? जो हमारी इमेजिनेशन होती है, कल्पना शक्ति होती है, ठीक है ना। जो कल्पना शक्ति होती है और जो प्रत्ययों का हम निर्माण करते हैं, ये इसका संबंध उससे होता है। कैसे? जैसे आप किसी स्थान पर गए, तो आपने स्थान पर जाकर क्या है, किसी अपने दोस्त के घर गए कि भाई मेरे दोस्त, जैसे पहली बार गए, तो क्या है, जब आप सोचोगे कि अब मैं रास्ता ध्यान कर लूँ, भाई यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, मस्जिद के सामने वाली गली में इसका घर है,
ठीक है। तो क्या है कि हम इस तरह से कोई वस्तु का, उसके बाद हम स्थान को याद करने के लिए कुछ चिन्ह बना लेते हैं, और या किसी वस्तु या मशीन की संरचना को हम जब समझते हैं तो उसमें भी जो है यही बुद्धि काम आती है, दृष्टिमूलक। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आप देखो, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, अगर आप मेरे 4 वीडियो देखिए, 4 वीडियो का मैं पक्की बात आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, आप आराम से 29-30 तक नंबर ले आओगे। और इस चारों वीडियो को पढ़ने के बाद में आप 2011 से लेकर 2019 तक के क्वेश्चन हल करके देखिए, ठीक है। फिर देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो। उसके बाद देखिए नंबर 5, अगला देखिए, संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो ये जो बुद्धि होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो अच्छे संगीतकार होते हैं उनमें पाई जाती है, और ये जो है संगीत के क्षेत्र में अपार प्रतिभाशाली होते हैं, और ये संगीत के प्रति उतार चढ़ाव, लय ताल, ठीक है नहीं, तो ये किसमें पाई जाती है? संगीत का। वो पता कर लेते हैं कि मतलब एक बच्चे को संगीत का बहुत शौक है तो कौन सी बुद्धि है, इस तरह से घुमा फिरा के बात करते हैं वो। शारीरिक गतिक बुद्धि, काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। देखिए इसका मतलब क्या है? शारीरिक गतिक बुद्धि का जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनको हम अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। ये जैसे कौन, जैसे क्रिकेट खेलते में, फुटबॉल खेलते में, टेनिस खेलते में, या सर्कस के जो कलाकार होते हैं, और ये किसमें पाई जाती है? जो नट लोग होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, शिल्पकार, टेनिस खेलने वाले, मतलब जो हम शारीरिक क्रियाओं को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है, तो ये शारीरिक बुद्धि होती है, शारीरिक गति। अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये किसमें पाई जाती है? जो व्यक्ति स्वयं के भावों, संवेगों पर नियंत्रण रखता है उसमें ये बुद्धि पाई जाती है, और ये व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं ये आत्मनिर्भर होते हैं, इनको हम आत्म चैतन्य व्यक्ति कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में। तो वो कह सकते हैं कि आत्म चैतन्य व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद में अंतः व्यक्तिक बुद्धि, ये भी इंट्रापर्सनल, ये है इंटरपर्सनल। ये क्या है? दूसरों के भावों, संवेगों, आवश्यकताओं, अभिप्रेरणा को समझने में ये उन लोगों में होती है जो दूसरों के भावों को, दूसरों के संवेगों को, दूसरों की आवश्यकताओं को, दूसरों की अभिप्रेरणाओं को समझते हैं। ये बुद्धि उनमें पाई जाती है। इसमें स्वयं के भावों, संवेगों में को समझते हैं, इसमें दूसरों के संवेगों और भावों को, और वो उनके व्यवहार से ही पता कर लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। ये पाई जाती है चिकित्सक में और विक्रेता में। दुकान पे आप चले जाओ, उसको पता होता है कि आप सामान कहाँ तक खरीद रहे हो, आपके व्यवहार से पता कर लेते हैं। ये लोग दूसरे के भावों पर, संवेगों पर नियंत्रण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे से पता कर लेते हैं कि भाई इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक बुद्धि। उसके बाद इन्होंने 1992 में दिया था, इसको तो बाद में दिया था। प्राकृतिक बुद्धि, देखो प्राकृतिक बुद्धि क्या है? जो प्रकृति में मतलब कोई भी पैटर्न पाया जाता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। देखो प्रकृति में क्या होता है? खेती होती है। जो खेती करते हैं वो सफल किसान होते हैं, और जो जीवों की खोज करते हैं, जीवों पर अध्ययन करते हैं, वो जीव विज्ञानी होते हैं। और जो पेड़ पौधों की खोज करते हैं, पेड़ पौधों तो वनस्पति विशेषज्ञ होते हैं। प्रकृतिवादी, प्रकृति में क्या पाया जाता है? खेती, कृषि पाई जाती है, जीव पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है। तो इनके जो अध्ययन करते हैं, तो इन पर काम करते हैं, कृषि को सफल किसान कहते हैं, जीवों पर अध्ययन करने वाले को जीव विज्ञानी कहते हैं, वनस्पति विशेषज्ञ कहते हैं। तो ये पूछ सकता है कि जीव विज्ञानी में कौन सी बुद्धि होती है, पता होना चाहिए आपको। अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है? देखो इसको इन्होंने 2000 में दिया था बाद में। इसका मतलब क्या है अस्तित्ववादी का? देखो संसार के जो भी रहस्यमय बातें हैं उनको, उनकी खोज में जो लगे रहते हैं, जैसे जीवन मरण, आत्मा परमात्मा, संसार में सुख दुख, ये सब क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये पाई जाती है दार्शनिकों में, उन्हें हम दार्शनिक कहते हैं। तो मैंने अभी आपसे चर्चा की गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वो ये नहीं कहेगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, वो कहेगा सफल किसान, जीव विज्ञानी या चिकित्सक या आत्मचैतन्य व्यक्ति, इनमें मतलब कौन सी बुद्धि पाई जाती है। क्योंकि जो सीटेट का पेपर होता है वो लॉजिकल होता है, वो हमेशा बातें ऐसी करते हैं कि बिल्कुल अंदर से लेके आते हैं। और मैंने जो आपको सीधे चर्चा की है यहाँ पर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की, मैंने इसलिए चर्चा की है, मैंने बिने के कारक सिद्धांत की चर्चा नहीं की, स्पीयरमैन की नहीं की, थॉर्नडाइक की बहुकारक सिद्धांत की चर्चा मैंने नहीं की, और थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत की चर्चा मैंने नहीं की, क्योंकि कभी क्वेश्चन नहीं पता करते। क्वेश्चन पता हमेशा हुआ है तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से या गोलमैन के सामवेगिक बुद्धि सिद्धांत से। तो मैंने अभी अभी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की चर्चा की। आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आपको याद करना है ये बुद्धि किस में पाई जाती है। ठीक है, तो अगला सिद्धांत मैं आपको गोलमैन की चर्चा करता हूं दोस्तों। आगे देखिए गोलमैन का सामवेगिक बुद्धि सिद्धांत, इमोशनल इंटेलिजेंस, गोलमैन थ्योरी। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सामवेगिक बुद्धि को, इमोशनल इंटेलिजेंस को किसने दिया था? गोलमैन ने दिया था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ, देखिए आज का जो प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति को कदम कदम पर कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। और देखिए मतलब जीवन, हम प्रतियोगिता का सामना तो पहले से ही, प्राचीन काल से ही, तो आईक्यू को ही जो बुद्धि लब्धि होती है सफलता की कसौटी माना जाता है। ठीक है, कि भाई जिसमें बुद्धि अच्छी होगी वही सफल होगा। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या औसत आईक्यू वाला व्यक्ति जीनियस आईक्यू वाले व्यक्ति से जीवन में अधिक सफल हो सकता है? हमारे यहाँ किसको सफल मानते हैं? जिसमें बुद्धि अधिक होती है, जिसका आईक्यू अधिक होता है। परंतु मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक औसत आईक्यू वाला व्यक्ति जीनियस आईक्यू वाले व्यक्ति से अधिक सफल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए मतलब जो अधिक आईक्यू है, अधिक आईक्यू आपको परीक्षा में अंक अधिक दिलवा सकती है, जीवन में अंक ईआई दिलवाता है। ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। आईक्यू केवल आपको परीक्षा में अंक अधिक दिलवा सकती है, जीवन में जो अधिक अंक मिलते हैं वो सामवेगिक बुद्धि के कारण मिलते हैं। क्योंकि जिन व्यक्तियों में सामवेगिक, जिनमें ईआई अधिक होता है वो वाह्य पर ध्यान देते हैं, और जिनमें आईक्यू अधिक होता है वो व्हाट पर ध्यान देते हैं। आप कभी भी देख लेना। और ईआई वाले जो व्यक्ति होते हैं, सामवेगिक वाले बुद्धि जो सामवेगिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये किसी भी वातावरण में आसानी से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सभी के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, स्थिति को देखते हुए व्यवहार करते हैं। ये जो होते हैं ये व्हाट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और ये वाह्य पर अधिक ध्यान देते हैं। तो और मैं आपसे बताऊं, ये जो ईआई वाले होते हैं अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की भावनाओं की भी कदर करते हैं, दूसरों को अच्छे से समझते हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो अपने अंदर कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल को विकसित करना होगा, आप जीवन में सफल हो जाओगे। देखिए गोलमैन ने एक अपनी किताब में चर्चा की थी इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि विदेश की कंपनी में मालिक ने मैनेजर से कर्मचारियों को रैंक प्रदान करने को कहा। तो इन्होंने मैनेजर ने क्या काम किया, 80% तो उनको प्रमोशन दिए जो ईआई वाले थे, और 20% उनको दिए जो आईक्यू वाले अधिक थे। इनको 20% को प्रमोशन मिला क्योंकि जिनमें ईआई अधिक होता है वो दूसरों के साथ में व्यापार अच्छे से कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने 80% मतलब इनको प्रमोशन किया, इनको प्रमोट किया, और आईक्यू वालों को केवल 20% जो है प्रमोट किया। ठीक है, तो देखिए एक बार इन्होंने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की किताब में एक चर्चा की थी
कि एक बच्चे ने अपने प्रोफेसर को चाकू इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने उसको परीक्षा में कम अंक दिए थे। क्या इस प्रकार की बुद्धि को जीवन की सफलता की कसौटी हम मान सकते हैं? बताओ। आज मतलब कोई भी माँ बाप है, बच्चे को सिर्फ बच्चे के उसके एकेडमिक से मतलब होता है कि भाई तुम्हें केवल परीक्षा में अच्छे अंक लेके आने हैं। कोई भी माता पिता है केवल वो एकेडमिक पर जोर देते हैं, कभी भी अपने बच्चों से ये नहीं पूछते कि आज तुमने किसी की विद्यालय में सहायता की, कभी नहीं पूछते, कोई भी नहीं। अगर आप मेरे कहने से, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा हो, मेरे कहने से ये क्वेश्चन अपने बच्चों से रोज करो तो वो बच्चा जीवन में सबसे अधिक सफल होगा। आप कभी भी देख सकते हो। सिर्फ इतना कहना है कि आज तुमने विद्यालय में किसी की सहायता की, फिर देखिए बच्चा जीवन में कितना अधिक सफल होता है। देखो, हमारे अंदर दो प्रकार के माइंड होते हैं। एक तो होता है इमोशनल माइंड, और एक होता है रेशनल माइंड। तो ये जो इमोशनल माइंड है, रेशनल माइंड से कई गुना तेजी से काम करता है। ये जो है इमोशनल माइंड रेशनल माइंड से बहुत अधिक तीव्र गति से काम करता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इमोशनल माइंड होता है इसका संबंध, यानी कि इमोशनल स्किल कह सकते हो, इसका संबंध जो होता है सीधा क्राइम रेट से होता है। कैसे संबंध होता है? बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी जी, इमोशनल की तो आप बड़ी चर्चा कर रहे थे। इसलिए होता है, यदि हम बच्चे में इमोशनल स्किल, आप इसको इमोशनल स्किल का संबंध क्राइम रेट से होता है। अगर हम बच्चे में इमोशनल स्किल का सीधा संबंध क्राइम रेट से होता है। अगर हम बच्चे में इमोशनल स्किल विकसित नहीं करेंगे तो बच्चा अपराध की तरफ चला जाएगा, बच्चा असामाजिक बन जाएगा। आज किसी भी विद्यालय में इमोशनल इंटेलिजेंस पर कोई मतलब कोई भी क्या कहते हैं, ना कोई सेमिनार होती है और ना कोई चर्चा होती है। आप खुद देख सकते हैं, कोई चर्चा नहीं होती। सिर्फ उन्हें तो अपना फीस लेने से मतलब है और जो है बातें करते हैं। सिर्फ हम जी अंग्रेजी माध्यम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाओ, हमें क्या लेना देना, हम तो बात इमोशनल इंटेलिजेंस की कर रहे हैं। तो ये गोल्डमैन ने दिया था, बस इस बात को आप ध्यान कीजिए, हमें बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है ये सिद्धांत। उसके बाद एक है बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत स्टैनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? स्टैनबर्ग ने। इन्होंने त्रिस्तरीय क्यों? इन्होंने 3 प्रकार की बातें बताई थी अपने सिद्धांत में, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था स्टैनबर्ग ने। आप अच्छे से याद रख लें। उसके बाद में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था बिने ने। किसने किया था? बिने ने किया था। देखो, मैंने अभी तक आपसे 2 बातें बताई, 3 बातें। गोल्डमैन का सामयिक बुद्धि सिद्धांत गोल्डमैन का हो गया, और त्रिस्तरीय स्टैनबर्ग का हो गया, और सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण बिने ने किया था। देखो, बिने जो थे पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। ठीक है, 1890 की बात है। पेरिस में जो व्यक्ति प्राथमिक स्कूल चला रहे थे, उन्होंने इनसे ऐसे बच्चों का पता लगाने के लिए सहायता मांगी जो मंद बुद्धि थे। तो इन्होंने क्या काम किया, 1905 में अपने साथ साइमन को ले लिया। तो इन्होंने एक परीक्षा विधि बनाई और उसको 1908 और 11 में मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। तो और 3 से 15 साल तक के बच्चों पर था। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले बिने ने किया था। तो ये बातें आप ध्यान कर लीजिए। बस बुद्धि में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पता किए गए। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जब आप परीक्षा देते हो तो वहां 4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपके 3 नाम तो सुने हुए हैं, 3 मनोवैज्ञानिकों के नाम तो सुने हुए हैं, एक का सुना हुआ नहीं है, वो आपका उत्तर होगा, वो आपका उत्तर होगा। 3 नाम सुने हुए, देखे मतलब याद है आपको, एक नाम कभी नहीं सुना, वो उत्तर होगा। याद रखने की बात है, ठीक है नहीं? 3 नाम कभी नहीं सुने, एक सुना हुआ है, ठीक है? और 3 सुने हुए हैं और एक सुना हुआ नहीं है, वो भी उत्तर होगा। ये मैं आपसे पहचान बता रहा हूं।
ये हमेशा उत्तर होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप बुद्धि में इतना ही कर लें, सीटेट की दृष्टि से बनाया केवल मैंने ये नहीं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं बुद्धि का, मेरा वीडियो भी है, किसी को ज़्यादा पढ़ना हो तो उसमें कई सारे वीडियो भी हैं। तो आप वैसे इसी को पढ़िए मेरे कहने से, बात आप सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, देखिए लर्निंग क्या होता है? सीखना जो होता है किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। अगर आप एक्टिव होकर सीखोगे तो आराम से सीख लोगे। अब मैं लर्निंग का मेरा वीडियो और भी है, परंतु जो सीटेट संबंधी बातें मैं वो बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लर्निंग के कुछ कर्व होते हैं, वक्र होते हैं, अधिगम वक्र बोलते हैं जिनको हम, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? पहला है सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या होता है? इसमें सीखने की गति जो होती है लगातार बढ़ते हुए क्रम में होती है। कैसे होती है? लगातार बढ़ते हुए क्रम में होती है। ऐसा कम देखने को मिलता है, ऐसा कम देखने को मिलता है। सरल रेखीय वक्र में सीखने की गति लगातार बढ़ते हुए क्रम में होती है। जब ये आ जाए ना लिखा हुआ कि सीखने की गति लगातार बढ़ते हुए क्रम में है, तो सरल रेखीय वक्र होता है। दूसरा है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है? इसमें सीखने की गति उन्नति लिख रहा है सब, उन्नति का मतलब पहले उन्नति फिर अवनति, उन्नतोदर वक्र। इसमें सीखने की गति पहले बढ़ते हुए क्रम में होती है, फिर घटते हुए क्रम में होती है। यानी कि जो सीखने की गति है पहले तेजी से होगी, फिर बाद में मंद पड़ जाएगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हो सकता है वो सीखने के लिए उत्सुक हो, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हो ये काम, ठीक है। उसके बाद देखिए नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में सीखने की गति पहले धीमी होती है, उसके बाद में तीव्र होती है। धीमी क्यों होती है? हो सकता है उसको काम का पता ही ना हो, ठीक है ना। तो नतोदर वक्र में क्या होता है? सीखने की गति धीमी होती है पहले, उसके बाद में तीव्र होती है। इसमें पहले अधिक होती है, इसमें पहले कम होती है, विपरीत होते हैं दोनों। मिश्रित वक्र में क्या होता है? सीखने की गति पहले जो है क्या होगी? मंद होगी, फिर तीव्र होगी, मंद होगी, तीव्र होगी, मंद होगी, तीव्र होगी। इस तरह से होता है मिश्रित वक्र में। और ये ऐसा अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का होता है, अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का होता है। कभी कभी ये पूछ सकता है वो किस आकार का होता है मिश्रित वक्र? अंग्रेजी के अक्षर एस आकार का होता है। तो देखिए मैंने यहाँ अभी आपसे लर्निंग कर्व की चर्चा की, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी चर्चा कि सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति लगातार बढ़ते हुए क्रम में होती है। उसके बाद में उन्नतोदर वक्र, पहले सीखने की गति तेजी से होती है, फिर मंद हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में नतोदर वक्र में सीखने की गति पहले मंद होती है, फिर तीव्र हो जाती है। और मिश्रित में पहले मंद, फिर तीव्र, फिर मंद, फिर तीव्र, और अंग्रेजी के ऐसा आकार का होता है। उसके बाद देखिए सीखने में पठार, प्रेटियस इन लर्निंग, सीखने में पठार। देखो पठार कब आते हैं? जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है तो उसे हम सीखने में पठार कहते हैं। जैसे आप अभी गणित पढ़ रहे हो, थोड़ी देर पीछे आपने साइंस पढ़ना शुरू कर दिया, तो कोई गणित के बाद तुरंत ही साइंस तो नहीं पढ़ोगे, तो थोड़ा सा मतलब ब्रेक तो लोगे नहीं लोगे, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, ठीक है। या जब आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आते हो, जैसे पहले कक्षा 10th पास कर ली, उसके बाद छुट्टियां हो गई, तो 2-3 महीने फिर आप पढ़ना शुरू करोगे, तो इसे पठार कहते हैं। जब व्यक्ति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता है। अब जैसे तुम यहाँ जा रहे हो, ये चलती है, ये जा रहे थे, अब यहाँ रुक गए, तो ये पठार आ गया। हो सकता है 1 दिन के लिए रुक जाओ, 2 फिर आपने चालू हो गए, तो ये क्या है? ये पठार है आपका, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। देखो डिसकैलकुलिया, गणित की समस्या, मतलब जिनको गणित की समस्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। जिनको गणित संबंधी समस्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। और वैसे भी आपको बताऊं मैं, कैलकुलेशन किसमें होती है? गणित में होती है। कैलकुलेशन किसमें होती है? गणित में होती है, ठीक है। आप ऐसे याद कर लेना, गणित में कैलकुलेशन, डिसकैलकुलिया। जिनको लिखने की समस्या होती है उसको डिसग्राफिया कहते हैं। अरे भैया ग्राफ लिखा जाता है, लिखना ग्राफ, ग्राफ क्या है? लिखा जाता है, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद है डिसलेक्सिया, लेख माने झील, लेख माने झील, लेक्सिया, लेख माने झील, झील, मैं तेरी झील सी आंखों को पढ़ लेता हूं, तो पढ़ने की समस्या। उसके बाद है डिस्प्रैक्सिया, नीचे आ रहा है ये डिस्प्रैक्सिया, प्रेक्सिया, प्रेक्स, एक्सप्रेक्स,
एक्सपेक्ट है ना, सबको ले जाती है। तो गणित की भी समस्या, पढ़ने की भी समस्या, लिखने की भी समस्या। उसके बाद है डिस्मोर्फिया। ये नीचे नहीं आ रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया, डिस्मोर्फिया ये स्वयं को अधिक बताना, स्वयं को अधिक बताना। कुछ लोगों में आदत होती है ना कि मैं उससे ज्यादा लंबा हूं, मैं उससे ज्यादा बहुत सुंदर हूं, या बहुत से कहते हैं मतलब अपने अधिक बताते हैं, अपने आप को बड़ाई करते रहते हैं। तो उनसे आप कह सकते हो कि भाई तू बीमारी का शिकार हो गया है या हो गई है डिस्मोर्फिया। देखो मोर माने अधिक, ये रहा। इस तरह से आप इसको मतलब आपस में एक संबंध बना लीजिए। कैलकुलेशन गणित में होती है, ग्राफ लिखा जाता है, लेख माने झील, में तेरी झील से आंखों को पढ़ लेता हूँ। ट्रैक्स एक्सप्रेस ट्रेन है, वो सबको ले जाती है। गणित पढ़ना लिखना। मोर्फिया, मोर माने अधिक, स्वयं को अधिक बताना। तो मैंने यहाँ चर्चा की आपसे लर्निंग के इन्हीं पॉइंट की। क्वेश्चन जो बनते हैं लर्निंग में वो यहीं से बनते हैं। और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो मेरी वीडियो है लर्निंग की, अलग अलग तरीके से मैंने वीडियो बिल्कुल अच्छे से डाली है, अलग अलग पॉइंट को सभी की। तो आप इतना ही पढ़ लीजिए बस मेरे कहने से। आपको जो मैंने इंटेलिजेंस में बताया उससे बाहर मत पढ़िए। लर्निंग में आप ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है नहीं दोस्तों। सिर्फ पढ़ते रहिए। और ये जो मेरी 4 वीडियो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगी। आप एक बार जरूर देखें। बिल्कुल एकदम से सीटेट को देखते हुए ही मैंने वीडियो तैयार की है। पहले मेरा प्रयास था, मैंने एक वीडियो में कहा था कि भाई पहले वाली में कि मैं एक वीडियो में तमाम सीटेट करने जा रहा हूँ, परंतु नहीं, वो एक की बजाय 4 वीडियो बना दी मैंने, छोटी छोटी हैं, कोई 40 मिनट की, कोई 28 मिनट की है। आप सिर्फ अच्छे से एक बार 4 वीडियो देखोगे और 2011 से 19 तक के सवाल करने बैठ जाओ ईमानदारी के साथ, फिर देखिए आप उत्तर पे उत्तर मिलते चले जाएंगे और बहुत अच्छा आप करोगे। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें, घंटी को दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और दोस्तों कमेंट जरूर दें, ठीक है, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो ये मैंने बातें आपसे अभी तक की इंटेलिजेंस की और लर्निंग की। उसके बाद देखो आगे, अब देखिए दोस्तों व्यक्तित्व। पर्सनली से क्वेश्चन कभी कभी वो पता कर लेते हैं। देखिए व्यक्तित्व क्या होता है, ये लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। ग्रीक देश के अभिनेता अभिनय करते समय अपने चरित्र के अनुसार मुखौटा पहनते थे और यहीं से व्यक्तित्व का आकार प्रकार विभिन्न प्रकार से लिया जाने लगा। परंतु हम किसी के रंग रूप को व्यक्तित्व नहीं कह सकते, बाहरी रंग रूप को व्यक्तित्व नहीं कह सकते। ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं जो मतलब उनका व्यक्तित्व, उनका रंग रूप बहुत अच्छा नहीं था, परंतु आंतरिक गुणों से विश्वविख्यात हुए, जैसे महात्मा गांधी, सुकरात, इब्राहिम लिंकन। तो कहने का मतलब है व्यक्तित्व का मतलब जो है बाहरी रंग रूप या बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, ये नहीं होता है, उसके आंतरिक गुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यक्तित्व का वर्गीकरण। जब हम व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात करते हैं तो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण होता है ये शील गुणों के आधार पर होता है, शील गुणों के आधार पर। और शील गुण क्या होते हैं? शील गुण व्यक्ति की स्थायी विशेषता है, परिस्थिति बदलने पर भी शील गुण नहीं बदलते, ठीक है, परिस्थिति बदलने पर भी शील गुण नहीं बदलते। अब है हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण। इन्होंने जो है, ये जो हिप्पोक्रेटस थे ये यूनानी चिकित्सक थे और इन्हें पश्चिमी जगत में चिकित्सा जगत का पिता कहा जाता था। और इन्होंने कहा था मनुष्य में, व्यक्ति में 4 प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं, एक द्रव्य की अधिकता अधिक होती है। जैसे 4 प्रकार के द्रव्य हैं, पीला पित्त, काला पित्त, रक्त, कफ। ये चारों थोड़े थोड़े रहेंगे, परंतु एक द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। जैसे किसी में पीला पित्त है, वो आशावान होता है, उत्साही होता है, सक्रिय रहता है। जैसे काला पित्त है, वो उदास होगा, कुंठित रहेगा, निराश रहेगा। जिसमें रक्त होता है, आक्रामक होता है, कोपशील होता है, ठीक है। जिसमें कफ रहेगा, इनको शीत प्रकृति पाई जाती है, निष्क्रिय होते हैं, उत्तेजना विहीन होते हैं। तो ये इनके लक्षण होते हैं। उसके बाद है क्रेस्मर का वर्गीकरण। क्रेस्मर का जो वर्गीकरण है ये शरीर रचना के आधार पर है। कभी कभी वो कह सकता है किसके आधार पर है, शरीर रचना के आधार पर है।
इन्होंने 4 प्रकार से बताया था, स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय, मिश्रितकाय। स्थूलकाय कौन से होते हैं? छोटे, मोटे, भारी, गोलाकार, आराम पसंद, मित्रों की संख्या अधिक, खाने के शौकीन। कृशकाय क्या होते हैं? एकांत प्रिय होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, ठीक है। दुबले, पतले, हाथ पैर लंबे पतले, ये सब होते हैं। पुष्टकाय कौन से होते हैं? साहसी, निर्भीक, इनमें जोश होता है, सीना उभरा हुआ होता है, ठीक है ना। और ये जो है कम मतलब कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिश्रित काय में सभी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन यहाँ से पता कर लिया था कि जो जैसे स्थूल काय है, इनका स्वभाव कैसा होता है? इनका स्वभाव होता है साइक्लॉइड। कृशकाय जो होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है? सिजोइड। ये जरूर ध्यान कर लेना, इसका स्थूलकाय का स्वभाव साइक्लॉइड, कृशकाय का स्वभाव सिजोइड होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सैंडल का वर्गीकरण। सैंडल का भी वर्गीकरण शरीर रचना के आधार पर था। इन्होंने भी गोलाकार, आयताकार, लंबाकार 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था। अब है यूं का वर्गीकरण। इन्होंने 3 प्रकार से किया था, अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अपने आप में रहते हैं, उनका दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल एकांत में रहते हैं। बहिमुखी वो होते हैं जो मिलनसार होते हैं, समाज में भी मिलते जुलते हैं, उनका बाहरी दुनिया से भी जो है संबंध होता है। उभयमुखी कौन होते हैं? जो ना अंतर्मुखी होते हैं ना बहिमुखी होते हैं, उनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम उभयमुखी कहते हैं। परंतु मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सीटेट जब परीक्षा कराती है तो वो यही कहती है कि जूम का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी, ठीक है। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, जुंग ने सिर्फ 2 प्रकार का ही दिया था, अंतर्मुखी और बहिमुखी। उभयमुखी तो 1942 में नेमन एंड याकोरजंस्की इन्होंने दिया था। ये बात किसी को पता ना, ठीक है ना। परंतु अब हमें तो सीटेट को फॉलो करना है, तो आप यही ध्यान रखें, अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी, ये जो किसने दिया था? जुंग ने दिया था। वैसे ये नेमन एंड याकोरजंस्की ने दिया था 1942 में। उभयमुखी वो होते हैं जिनमें ना अंतर्मुखी के लक्षण पाए जाते हैं, ना जो है बहिमुखी के पाए जाते हैं, इनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। परंतु आप यही ध्यान रखें कि जुंग ने अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी को दिया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है? आमतौर पर माने गए मर्दाना स्त्री गुणों का समायोजन होता है, जिनमें स्त्री और मर्दों दोनों के जो है गुण पाए जाते हैं, समायोजन होता है गुणों का, उनको हम उभयलिंगी व्यक्तित्व कहते हैं। आपको व्यक्तित्व में सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, आप बिल्कुल सही रहेगा। क्योंकि अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो मेरे वीडियो और भी डले और भी हैं आपके पास में, वहां से देख लें। परंतु जो मैंने सीटेट को देखते हुए वीडियो तैयार किए हैं, आप उसमें पहले यही देखें जो मैं आपसे मतलब ये 4 वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए। आज ये 3रा वीडियो कंप्लीट होने जा रहा है। तो आप इन 4 वीडियो के बाद में 2011 से 2019 तक के पेपर करके देखें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। मतलब आप 30 में से 30 क्वेश्चन करोगे, ये मेरा वादा है। और इन्हीं वीडियो से जो सीडीपी की वीडियो है, इसी से पेडागोगी अन्य सब्जेक्ट में भी लाभकारी होगी। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, रटो मत, समझो बात को। एक बार वीडियो, अरे टाइम नहीं है, खाना बनाते हुए वीडियो चला लो, तो अभी अपना सुनने से काम हो जाएगा। जितनी भी पॉजिटिव बातें हैं वो आपके उत्तर हैं, ठीक है नहीं, मैंने आप पीछे चर्चा की थी। तो उसके बाद में दोस्तों एक छोटी सी चर्चा और करने जा रहा हूं मैं संवेग के बारे में। देखिए दोस्तों, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो संज्ञान और संवेग होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखो संज्ञान क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है गेटिंग टू नो, यानी कि जानकारी प्राप्त करना। संवेग क्या होते हैं? अच्छा, संज्ञान पर ध्यान लोगों का तब गया था जब अरस्तु ने इस पर काम करना शुरू किया था। तो इसका मतलब होता है गेटिंग टू नो, जानकारी प्राप्त करना। संवेग का क्या मतलब होता है? जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे, जब उत्तेजना में फीलिंग आने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। किसने? मैकडूगल ने, जिनकी उत्पत्ति मूल प्रवृत्ति से होती है। और मूल प्रवृत्ति जो है जन्म के समय ही इसकी उत्पत्ति हो जाती है। देखो आप कैसे याद करोगे? मैं से मैकडूगल, मैं से मूल प्रवृत्ति।
में से मैकडूगल ने किसको दिया, मूल प्रवृत्ति को दिया, और मूल प्रवृत्ति से ही संवेग, ठीक है ना, संवेग की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है। तो कौन से संवेग बताए थे उन्होंने 14 प्रकार के, डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतिभाव, आमोद, ये उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए थे। और आप इस पे ध्यान दें अच्छे से, जो मेरे वीडियो हैं आपको बहुत ही मतलब अच्छे सिद्ध होने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए दोस्तों, देखिए अगला पॉइंट है शिक्षण। शिक्षण का क्या काम होता है, शिक्षण का काम होता है अधिगम का सरलीकरण। शिक्षण का क्या काम होता है, अधिगम का सरलीकरण, ठीक है। तो टीचिंग से जो अधिगम होता है वो सरल बनता है, ये भी ध्यान देना है। अब शिक्षण के प्रकार, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, ये 3 प्रकार का होता है, एक तंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, हस्तक्षेप रहित। एक तंत्रात्मक ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र फेयर। तो देखो एक तंत्रात्मक में क्या होता है, जो अध्यापक होता है वो एक तानाशाह के रूप में काम करता है। इसमें छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, रुझानों का गला घोटकर बलपूर्वक उसके मस्तिष्क में ज्ञान को ठूसा जाता है। तो एक इसमें अध्यापक ही सक्रिय रहता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, प्रजातंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में क्या होता है, इसमें छात्र और अध्यापक दोनों सक्रिय रहते हैं, उनके बीच में अंत्यक्रिया होती है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछता है, उत्तर सुनता है, सारी बातें करता है। तीसरा है हस्तक्षेप रहित। इसमें क्या है, अध्यापक छात्रों के सामने समस्याएं दे देता है और उसको बच्चे खुद ही करते हैं। तो आप ध्यान देना, शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। बेसिस ऑफ टीचिंग, ये जैक्सन ने दी थी 1996 में। पूर्व क्रियावस्था, प्री एक्टिव स्टेज, अंत्य क्रियावस्था, इंटर एक्टिव स्टेज। तीसरी उत्तर क्रियावस्था, पोस्ट एक्टिव स्टेज। इसमें पूर्व क्रियावस्था क्या होती है, इसमें जो अध्यापक होता है कक्षा में आने से पूर्व जो भी वो कक्षा में पाठ पढ़ाता है वो उसकी तैयारी करके आता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, अपने साथियों से चर्चा करता है। दूसरा है अंत्य क्रियावस्था। इसमें अध्यापक जब कक्षा के गेट से लेकर अपना जो भी उसको पढ़ाना होता है उसको प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, वो सब बातें आ जाती हैं। अध्यापक और छात्र के बीच में अंत्य क्रिया होती है। अध्यापक छात्रों को बताता है, वो शाब्दिक और मतलब अशाब्दिक रूप से बच्चों को मोटिवेट करता है, ठीक है ना, वर्बल नॉन वर्बल तरीके से। तो उसके बाद तीसरी है, उसके बाद में वो जो उसने पढ़ाया है उसका मूल्यांकन करता है, और जो मूल्यांकन होता है ना वो उद्देश्यों के आधार पर होता है। तो तीसरी अवस्था में ये आ जाता है मूल्यांकन करना। आप खुद सोचो कि एक 3 अवस्था प्रैक्टिकली सोचो, एक अध्यापक जो कक्षा तक आया उससे पहले जो उसने काम किया वो तैयारी करके आया, पूर्व क्रियावस्था। दूसरी अवस्था जो उसने कक्षा के अंदर आने के बाद में अध्यापक छात्र के बीच क्रिया हुई दूसरी। तीसरी क्या है, वो मूल्यांकन करता है, उत्तर क्रियावस्था बोलते हैं, और मूल्यांकन उद्देश्यों के आधार पर होता है। फिर उसके बाद में वो अगर कोई कमी रह जाती है तो अपने शिक्षण में सुधार करता है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध, ये मेमोरी लेवल हो गया, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये रिफ्लेक्टिव हो गया, चिंतन स्तर। 3 स्तर हो गए। ये पता होना चाहिए कि किसने दिया था। स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया था, अवबोध स्तर मॉरिसन ने दिया था, चिंतन स्तर हंटर ने दिया था, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले स्मृति स्तर का शिक्षण होता है, उसके बाद अवबोध होता है। अवबोध से पहले स्मृति का होना जरूरी है, और चिंतन का होने से पहले इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है, ये अध्यापक के छोटे छोटे व्यवहार में को दक्षता प्रदान करता है, और इसका समय होता है 36 मिनट का। इसका समय कितना होता है, 36 मिनट का होता है। और सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, पाठ योजना, लेसन प्लान। सबसे पहले क्या होता है, लेसन प्लान। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहले क्या होता है, पहला होता है इसका स्टेप पाठ योजना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ स्किल होते हैं, परंतु मैंने यहाँ 2 ही स्किल की चर्चा की है। पहला है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना। दूसरा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, देखो भैया कि देखिए
कक्षा का ध्यान केंद्रित करने के लिए, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए अध्यापक कभी कक्षा में जोर से बोलता है, कभी अपनी मंद बोलता है, कभी हाथों का संचालन करता है, कभी पैरों का संचालन करता है और कभी कक्षा में इधर से उधर जाता है। तो ये इसे क्या कहते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जो एक अच्छा शिक्षक होगा उसमें ये कौशल पाया जाता है। कुछ शिक्षक होते हैं पोडियम पे लटके ही पड़े पूरे 45 मिनट तक। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं क्लास में घूमते हुए पढ़ाते हैं, कभी वाणी तेज होती है, कभी मंद होती है, हाथों का संचालन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो था CDP का, और एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं चर्चा करूंगा वाइगोटस्की की, और जिसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा पियाजे की और कोहलबर्ग की। मैं 3 की चर्चा और करूंगा, क्योंकि पियाजे से, कोहलबर्ग से और वाइगोटस्की से 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बाकी का जो मेरे ये 3 वीडियो यहाँ तक मैंने बनाए हैं, आप इसको एक बार देखें जरूर, आपको फायदा होगा। 2011 से 19 तक के क्वेश्चन आप हल करके देखें, आप 28-29 क्वेश्चन हल कर रहे होंगे इन वीडियो को देखने के बाद में, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो गुजारिश है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट जरूर दें ताकि हम मोटिवेट हो सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।